सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे वैश्वीकरण के बारे में और विदेशी व्यापार क्या है इसके बारे में। इससे पिछले टॉपिक में हमने किया था बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं। वे कंपनियां जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर अपना नियंत्रण रखती हैं उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। एक से अधिक देश को आप दो या दो से अधिक देश भी लिख सकते हैं। वे कंपनियां जो दो या दो से अधिक देशों में उत्पादन पर अपना नियंत्रण रखती हैं उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। आज हम आते हैं विदेशी व्यापार पे। विदेशी व्यापार का मतलब क्या है? आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि विभिन्न देश आपस में जुड़े हुए थे ना, तो व्यापार के लिए जुड़े हुए थे। अपना माल दूसरे देश में बेचते थे, दूसरे देश से कच्चा माल या ज़रूरत की वस्तुएं खरीदते थे। भारत की भी यही स्थिति थी। भारत विदेशों से वस्तुएं खरीदता था और अपनी वस्तुएं देश विदेशों में बेचता था। लेकिन 2-3 दशक पहले की बात करें, 1990 से पहले की बात करें, तो हम बहुत ही कम वस्तुओं का आदान प्रदान एक दूसरे देशों के साथ करते थे। 1991 के बाद इसमें तेजी से वृद्धि हुई। 1991 के बाद ही वैश्वीकरण आया। यानी व्यापार तो हम कर रहे थे, सालों से व्यापार कर रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का आपके सामने उदाहरण है। व्यापार के उद्देश्य से ही तो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक लाभ के लिए तो आई थी ना। तो कहने का मतलब ये है कि 1991 के बाद विदेशी व्यापार तेजी से बढ़ा है। जो विदेशी व्यापार है इसका मतलब है एक देश अन्य देश को वस्तुएं बेचता है और अन्य देश से वस्तुएं खरीदता है। जब हम अन्य देश को वस्तुएं बेचते हैं ना, तो इसको निर्यात नाम से पुकारा जाता है। वस्तुओं का निर्यात, बेच दिया अन्य देशों को माल। और अन्य देश से कोई वस्तु खरीदते हैं ना, तो इसको कहा जाता है आयात। एक देश के द्वारा अन्य देशों से किया गया वस्तुओं का आयात। विदेशी व्यापार है ना, ये विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ता है। ठीक है, विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ता है। यानी आप अपना माल दूसरे देश में बेचते हो, उस देश के लोग भी तो वहाँ माल बेच रहे होंगे ना अपने देश का, और उनके साथ आपका माल भी बिक रहा है, और आपके देश में भी अपना माल भी बिक रहा है और दूसरे देश का भी माल आ रहा है। यानी आपको एक प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिला है। अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा हो गई। आपके देश में आपकी बुक में बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, चीन के खिलौनों का उदाहरण। चीन के खिलौने भारत में आने लगे। उससे पहले भारत के अपने खिलौने बिकते थे बाजार में, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी। चीन के खिलौने भारत में आने लगते हैं। चीन के खिलौने सस्ते हैं, इसीलिए भारत के लोगों के खिलौनों की प्रतिस्पर्धा की उन्होंने। अब उसमें ज़्यादा खिलौने किसके बिकने शुरू हो गए? चीन के, क्योंकि वो सस्ते थे, है ना। सस्ते खिलौने थे, उनके पास खिलौने के नए नए डिज़ाइन थे, विकल्प थे हमारे पास, तो हम चीन के खिलौने खरीदने लग गए। बाजार में 60-70% खिलौने चीन के बिक रहे। और भारत के खिलौनों को क्या हुआ? भारत के जो हाथ से बने हुए खिलौने थे वो कहाँ गए? उनको हानि हुई ना, वो बनाने वाले लोग बेरोजगार हो गए। तो जब भी विदेशी व्यापार बढ़ता है तो एक तो विकल्प बढ़ते हैं उपभोक्ताओं के पास। हमारे पास तो विकल्प बढ़ गए ना, कि हम ये खिलौना भी खरीद सकते हैं, ये खिलौना भी खरीद सकते हैं। अभी तुम बाज़ार जाते हो, कपड़े लेने चाहते हो, क्या तुम्हें 1-2 वैरायटी के कपड़े नज़र आते हैं? नहीं, बहुत सारे कपड़े नज़र आते हैं। जब हम छोटे थे ना, तो दुकान पे जाते थे ना, तो 3-4 ही तरह के कपड़े दिखाई देते थे, और कपड़े वाला बोलता था बहन जी सबसे पक्का कपड़ा है, कई साल नहीं फटेगा। और एक बार कपड़ा आ जाता था, वो सिल जाता था, तो कई साल तक हम उसी को पहनते थे। मुझे आज भी याद है कि हम 3 बहन भाई हैं, हम तीनों बहन भाइयों के पास सेम डिज़ाइन का फ्रॉक और शर्ट पैंट थे। भैया उसी की शर्ट बनी हुई थी, हम दोनों बहनों के वही फ्रॉक सेम डिज़ाइन के पहने पहने रहते थे। हमें कभी लगता भी नहीं था कि हम तीनों के अलग अलग कपड़े होने चाहिए, क्योंकि विकल्प नहीं थे। बहुत कम डिज़ाइंस बाज़ार में उपलब्ध थे, बहुत कम वैरायटी थी, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी विदेशों से, है ना।
अब विदेशी वस्तुएं बाजार में आने लगी, तो आप बाजार जाते हैं सूट लेने, कपड़ा लेने, जूते लेने, आपको कितनी तरह के कपड़े नज़र आते हैं, कितनी तरह के जूते नज़र आते हैं। सस्ते से सस्ता जूता ले लो और महंगे से महंगा ले लो, कितने ही रुपए आपके पास हैं, आप उससे डिमांड, दुकान वाला पूछता है ना, बहन जी कितने रुपए वाला, आप कहते हो भैया सूट दिखाना, वो कहेगा रेंज बोलिए। इसका मतलब उसके पास कई वैरायटी है। अपने देश की भी कई वैरायटी हो सकती हैं, विदेशों से आई हुई भी वैरायटी हो सकती हैं। आपकी बुक में चीन का बहुत अच्छा उदाहरण है। ये विदेशी व्यापार को एक्सप्लेन करता है कि विदेशी व्यापार तेजी से बढ़ा है, इसका प्रभाव क्या हुआ है। अब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं। वैश्वीकरण का मतलब है विभिन्न देशों के बीच में आपस में संबंध और एकीकरण स्थापित होना वैश्वीकरण है। विभिन्न देशों के बीच में परस्पर संबंध और एकीकरण स्थापित होना वैश्वीकरण है। यानी दो या दो से अधिक देशों के बीच में सामंजस्य स्थापित होना एकीकरण है। ये भी एक ही परिभाषा है, ये भी लिख सकते हैं हम। विभिन्न देशों के बीच में, दो या दो से अधिक देशों के बीच में एकीकरण स्थापित हो जाना, सामंजस्य स्थापित हो जाना वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण वास्तव में बाजारों का एक होना ही वैश्वीकरण था, है ना। बाजार, अब विश्व एक हो गया एक किस्म से। अब आप अपना माल सिर्फ अपने बाजार में नहीं बेच सकते, पूरे विश्व में बेच सकते हो। विदेशी व्यापार पहले था ना, वैश्वीकरण से पहले की बात करें, 1991 से पहले की बात करें, तो हमारा विदेशों से व्यापार था, लेकिन उसमें कुछ बैरियर्स थे, अवरोधक थे। विदेश से आने वाली वस्तुओं पर टैक्स लगता था, उनकी मात्रा निश्चित होती थी। एक देश अन्य देश को माल बेचता और ख़रीदता था ना, तो उतनी वस्तुएं खरीदता था दूसरे देश में जो बहुत ज़रूरी हों। ऐसा नहीं है कि आप घर बैठे कोई भी वस्तु आप खरीद सकते हैं। व्यापार सिर्फ वस्तुओं से लेकर ज़्यादा होता था, बाकी निवेश दूसरे देशों में हम लोग नहीं करते थे। बहुत कम चीज़ें थी जो एक देश दूसरे देश को बेचता और खरीदता था। 1991 से पहले की बात करें तो 1991 के बाद वैश्वीकरण आया। वैश्वीकरण की घोषणा भारत में की गई। वैश्वीकरण के तहत अब हम क्या क्या करते हैं। एक देश अन्य देश को अपना माल बेचता है, अन्य देश से वस्तुएं खरीदता है। एक देश अन्य देश को अपनी सेवाएं बेचता है, अन्य देशों से सेवाएं खरीदता भी है। अब सेवाएं कौन सी हैं, लग रहा होगा ना, जैसे बैंकिंग सेवाएं, यहाँ के लोग पैसा जमा कराते हैं और विदेश में पहुँच गया, विदेश के लोग पैसा जमा कराते हैं यहाँ पहुँच गया, तो ये बैंकिंग सेवाएं ले रहे हैं ना। वायुयान की सेवाएं लेते हैं, जहाज की सेवाएं, समुद्री जहाज की सेवाएं लेते हैं, तो ये सेवाएं भी एक दूसरे देशों को हम देते और लेते हैं। इसी तरह से हम दूसरे देश में निवेश करते हैं, दूसरे देश भी देश में निवेश करते हैं, है ना। पर तुमने सुना होगा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ता चला जा रहा है ना। विदेशी कंपनी देश में आकर उत्पादन करती है। आपने पढ़ा बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो एक से ज़्यादा देशों में उत्पादन पर नियंत्रण रखती हैं, इसका मतलब वो अन्य देशों में भी निवेश करती हैं, अपना पैसा लगाती हैं, है ना। इसी तरह से प्रौद्योगिकी भी, अब हम दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी भी खरीदते हैं और दूसरे देश भी हमसे टेक्नोलॉजी खरीदते हैं। हमारे देश के लोग दूसरे देश में जाते हैं, दूसरे देश के लोग हमारे देश में आते हैं। ये सब वैश्वीकरण के तहत हुआ है। वस्तुओं का आदान प्रदान, सेवाओं का आदान प्रदान, निवेश का आदान प्रदान, प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान, लोगों का आवागमन, है ना, आना जाना, ये सब वैश्वीकरण के बाद ही हुआ है और तेजी से बढ़ा है। अब विदेशी व्यापार, जैसे हमने कहा कि प्रतियोगिता बढ़ती है, तो इसमें तो बढ़ी बिल्कुल। एक विश्व एक बाजार है, पूरा एक विश्व है ना, ग्लोब जो आप देखते हैं, ये एक बाजार है। इसमें आप प्रतिस्पर्धा कीजिए, आपकी वस्तु बिकेगी तो आपको कंपटीशन करना पड़ेगा। लोग कौन सी वस्तुएं खरीदेंगे, जो सस्ती होंगी, जो अच्छी क्वालिटी की होंगी, या जो लंबे समय तक चलेंगी, या जो आकर्षक लगेंगी। उनको डिपेंड करता है कि आपकी वस्तु कैसी है। हम बाज़ार में जाते हैं, हम कौन सी वस्तुएं खरीदते हैं, या तो हमारा कम पैसे लेके गए तो हम कहते हैं सस्ती सी वस्तु दिखा दो,
ज़्यादा पैसे ले गए तो हम सोचते हैं कि ये डिज़ाइन के लिए, कि ये डिज़ाइन के लिए, है ना। तो वही चीज़ विश्व की है। पहले एक जैसे एक मार्केट कहते हैं, वहाँ पर अलग अलग व्यापारी आकर अपनी वस्तु में कंपटीशन करते थे। अब आपको विश्व में कंपटीशन करना है। ये विदेशी व्यापार है, ये वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण से संभव कैसे हुआ? पेपर में प्रश्न आ जाए, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक बताएं या विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने वाले कारक बताएं, तो दो कारक हैं। आज हम दूसरे देशों को बहुत सारा माल बेचते हैं। आपकी बुक में फोर्ड मोटर्स का उदाहरण दिया है, बहुत अच्छा उदाहरण है। फोर्ड मोटर्स सिर्फ भारत के लिए ही अपनी जीप कार नहीं बनाता है, बल्कि ये कारें विदेशों तक पहुंचती हैं, बल्कि कार के सारे पुर्जे भी विदेशों तक बेचे जाते हैं। तो यानी सोच के देखो, कार बनाई भारत में और विश्व के विभिन्न कोनों तक कार कैसे पहुंच गई। विदेशी व्यापार तेजी से बढ़ा है, वैश्वीकरण तेजी से संभव हो पाया है। इसका सबसे बड़ा कारण है परिवहन। परिवहन बहुत अधिक विकसित हुआ है। परिवहन विकसित ना हो तो आपका माल कैसे पहुंचेगा? आप अपनी वस्तुओं को ट्रकों में लोड करवाते हैं, ट्रक से वो ट्रेन तक पहुंचता है, ट्रेन से वो वायुयान या समुद्रयान तक पहुंचता है और फिर वो विदेशों तक पहुंच जाता है। इसी तरह से दूसरे देश से भी माल आता है तो वायुयान से या समुद्रयान से आएगा, फिर वहाँ से वो ट्रेन के माध्यम से विभिन्न जगह पे पहुँचेगा। वहाँ पे जहाँ पर उतारा जाएगा, जहाँ तक ट्रेन जाती है, उसके बाद ट्रक या ट्रॉली में विभिन्न स्थानों तक, गांव तक भी पहुँच जाता। ठीक है, तो ये विदेशी व्यापार को संभव बनाने वाला सबसे बड़ा कारण है, हमारे पास परिवहन सुविधाएं बढ़ी हैं। छोटे छोटे कंटेनर्स में छोटी छोटी चीज़ें भी, आप छोटे से देखना, चीन का मैं थोड़े दिन पहले, 2 साल पहले की बात है, कुछ समय पहले की बात है, हमें मॉडल बनाना था। उसमें हमें छोटी सी कार रखने को मन हुआ, है ना। अपने मॉडल के लिए हमें कार की ज़रूरत थी। तो मुझे लगा था कि हम थर्मोकोल से उसको काट के और बना लेंगे। जब हम बाज़ार में गए तो इतनी सी कार हमें देखने को मिली, इतनी सी कार, और चलती भी थी बहुत तेज़, और सिर्फ 5 रुपए की कार आ गई। मुझे आज भी याद है, मैं 5 रुपए की कार ले आई थी और वो कार मैंने फिट कर दी वहाँ। तो मुझे लग रहा था ये कार कहाँ बनी, ये चाइना की कार है ना, खिलौना है। और ये कार ओ चाइना से सफ़र करके कैथल तक पहुँच गई। कैसे पहुँची होगी? छोटे छोटे कंटेनर्स होते हैं, उसमें वस्तुएं रखी जाती हैं, कंटेनर्स को सील कर दिया जाता है, फिर ताकि वो टूटते नहीं है। फिर कंटेनर्स में, फिर वो ट्रक में लोड हुआ, फिर वो ट्रेन में पहुंचा, ट्रेन से फिर हवाई जहाज में पहुंचा, हवाई जहाज से फिर वापस उस कंट्री में, यानी चीन से आया होगा तो ऐसे यहाँ तक पहुंचा होगा। तो सबसे ज़्यादा विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने वाला कारक कौन सा है? परिवहन है। तेजी से परिवहन विकसित हुआ है। दूसरा, सूचना प्रौद्योगिकी तेजी से विकसित हुई है, इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी। जो सामान, आप देखो, अगर पहले की बात करें तो जब डाक हुआ करती थी, अब हम छोटे थे तो डाक का रिवाज था, मोबाइल नाम की चीज़ नहीं थी, तो हम डाक के माध्यम से एक दूसरे को मैसेज देना, चिट्ठी आया करती थी, चिट्ठी भेजते थे, मम्मी को भेजनी है, नानी को भेजनी है, किसी को भी चिट्ठी एक माध्यम होती थी। इंटरनेट कनेक्टिविटी वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो विदेशी व्यापार भी तेज़ नहीं हो सकता था ना। एक देश को दूसरे देश से माल खरीदना है, लेना है, तो इतनी जल्दी कैसे आ जाएगा? अब तेज़ी से बढ़ा है। ऐसा क्यों? अब आपके पास इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी है, आप ईमेल करते हैं दूसरे देश को कि मुझे ये माल चाहिए, आप बैठे बैठे घर पे फ्लिपकार्ट पे, अमेज़ॉन पे तुरंत ऑर्डर करते हैं और वो ऑर्डर वहाँ तक पहुँच जाता है। कोई भी दूसरी कंट्री से वस्तु आपके पास पहुँच जाती है ना। इसी तरह से मेल के माध्यम से भी वस्तुएं पहुँच सकती हैं। आपने मेल किया और दूसरे तक पहुँचा। तार भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रही थी। अब जब से ये फेसबुक आया है, व्हाट्सएप आया है, इंटरनेट आया है, या ये जो सारा कनेक्टिविटी, यानी बाज़ार, मोबाइल भी एक बाज़ार लगता है, क्योंकि इस पे बैठे बैठे आप किसी भी अमेज़ोन पे, फ्लिपकार्ट पे, या और भी कई सारी ऐप्स हैं जिस पे आप जाके ऑर्डर कर सकते हैं।
वस्तुएं आ जाती हैं आप तक। आपकी बुक में बड़ा एक और अच्छा उदाहरण दिया है, कोई मैगजीन है, इंग्लैंड की मैगजीन है, वहाँ से मटेरियल आता है दिल्ली में, ईमेल से सारा मटेरियल दिल्ली में आ जाएगा। उसका कवर पेज कैसे बनाना है, उसकी डिज़ाइनिंग कैसे बनानी है, वो इंस्ट्रक्शन आ जाती हैं। दिल्ली में उसको छापा जाता है, इंग्लैंड की मैगजीन दिल्ली में छपती है, और फिर उसको हवाई जहाज़ के माध्यम से प्रिंट आउट निकल गया, हवाई जहाज़ के माध्यम से इंग्लैंड में पहुंचा दिया जाता है, और इंग्लैंड के लोग उसको पढ़ते हैं, है ना। कितनी मज़ेदार चीज़ है ना कि आप इंटरनेट कनेक्टिविटी होने से ही विश्व एक हो गया है ना। इंटरनेट कनेक्टिविटी से बहुत ही तेज़ी से विदेशी व्यापार बढ़ा है, आसान भी हो गया है ना। क्लियर। आज हमने क्या पढ़ा, विदेशी व्यापार विभिन्न देशों को जोड़ने में सहायक है, पहली चीज़। ठीक है। दूसरा हमने कहा वैश्वीकरण क्या है, विभिन्न देशों के बीच में एकीकरण या सामंजस्य स्थापित होना वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण संभव कैसे हुआ है, नंबर 1 हमारे जो परिवहन है वो तेजी से विकसित हुआ है। नंबर 2 विभिन्न देशों के बीच में सूचना प्रौद्योगिकी तेजी से विकसित हुई है। अब वैश्वीकरण के लाभ क्या हैं, इस पॉइंट पर हम आते हैं। वैश्वीकरण के लाभ हैं, देखो अब पूरा विश्व एक है, सब देशों का माल एक दूसरे देश में जा रहा है, आ रहा है। आप सोचिए आपको क्या फ़ायदा होगा, वैश्वीकरण हो गया। सबसे पहले तो हम उपभोक्ताओं के पास विकल्प उपलब्ध हुए। अब हम बाज़ार में जाते हैं तो हम कितनी तरह की वैरायटी की वस्तुएं देखते हैं, जो मन चाहता है वो ले लेते हैं। तो वैश्वीकरण से हमारे पास विकल्प उपलब्ध हुए हैं, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, इससे हमारे देश के लोगों को, एक देश के लोगों को यानी बड़ी कंपनियों को विदेशों तक पहुंचने का मौका मिला है। जैसे टाटा कंपनी, फोर्ड मोटर्स कंपनी, आपकी बुक में उदाहरण दिए हुए हैं, एशियन पेंट्स, ये विश्व भर में उत्पादन कर रही हैं, है ना। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को विभिन्न देशों तक पहुंचने का मौका मिला है। नंबर 3, प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। प्रतिस्पर्धा जब भी बढ़ती है तो कीमतें गिरती है ना। वो सोचता है मेरा माल बिक जाए, वो सोचता है मेरा माल बिक जाए, मेरी वस्तु बिके, है ना। तो कंपटीशन करेंगे, कंपटीशन करेंगे तो एकाधिकार नहीं रहेगा, एकाधिकार नहीं रहेगा तो कीमतें गिरेंगी। ठीक है। प्रतियोगिता बढ़ी है, प्रतियोगिता बढ़ने से वस्तु की क्वालिटी अच्छी हुई है, गुणवत्ता की वस्तुएं बाजार में दिखाई देती हैं। ठीक है। बाजार में कई तरह की वैरायटी की वस्तुएं बाजार में आने लगी हैं। इसी तरह से जो देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आवागमन भी किससे हुआ है, वैश्वीकरण के तहत ही तो हुआ है ना। पहले तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां देश में नहीं आती थी, निवेश नहीं कर सकती थी। अब विदेशी कंपनियां देश में आती हैं तो विदेशी निवेश बढ़ा है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां देश में आने लगी हैं, तो उससे जो कंपनी विदेश से आएगी तो रोजगार देश के लोगों को मिलता है। नई टेक्नोलॉजी आई है हमारे पास, देश के पास इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है मान लीजिए, तो वो दूसरे देशों से नई प्रौद्योगिकी खरीद सकता है। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग अपने कर्मचारियों को विदेशों में भेजते हैं कि पता चलेगा कि वो 1 महीने के लिए गया हुआ है, 6 महीने के लिए गया हुआ है। क्यों गया हुआ है वहाँ? विदेशों से टेक्नोलॉजी समझते हैं वो। एक देश अन्य देश, किसी भी देश से विदेशी लोग भी हमसे आके समझते हैं। हमारी नई टेक्नोलॉजी कोई चीज़ की आई तो विदेशी लोग भी हमसे उसको खरीदना चाहते हैं। तो टेक्नोलॉजी खरीदना यानी वो समझ के आते हैं कि कैसे कैसे हम इन चीज़ों को इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे इनको प्रयोग कर सकते हैं। तो विदेशी निवेश के साथ साथ हमारी टेक्नोलॉजी भी तेज़ी से विकसित हुई है। देश की जीडीपी बढ़ी है, देश का आर्थिक विकास बढ़ा है, क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ने लगा। जो विदेश में कंपनियां अपना माल बेच रही हैं, उनका माल ज़्यादा बिक रहा है तो उनका प्रोडक्शन भी तेज़ी से बढ़ा होगा, है ना। टाटा कंपनी पूरे विश्व में छा गई है, मान लीजिए एशियन पेंट्स बहुत बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इनका उत्पादन बढ़ा तो देश की आय बढ़ी, जीडीपी बढ़ी, तो देश की नेचुरल है आर्थिक विकास से आर्थिक समृद्धि बढ़ी। तो ये था वैश्वीकरण के अच्छे प्रभाव क्या पड़े। वैश्वीकरण के बुरे प्रभाव भी पड़े, हालांकि आपके सिलेबस में बुरे प्रभाव नहीं आएंगे, फिर भी आपको पता होने चाहिए। वैश्वीकरण के बुरे प्रभाव
क्या है, देखिए चीन के खिलौनों से के उदाहरण को ही याद करें हम। चीन के खिलौनों का उदाहरण में क्या कहा गया कि विदेश से खिलौने आए और भारत में बिकने लगे, क्योंकि ये खिलौने बहुत सस्ते थे, अलग अलग वैरायटी हमें मिलने लगी, तो बहुत सारे खिलौने वही बिकने लग गए। भारत के खिलौनों का क्या हुआ? भारत के बहुत सारे, हमारा बचपन, हम अपनी बात करें तो हमारा तो बचपन भारत के खिलौनों से ही तो हमने आगे बढ़े हैं। उस समय मिट्टी के बर्तन, छोटे छोटे खिलौने वही बनते थे, डमरू होता था, हमें आज भी याद है, हम ऐसे ऐसे बजाते रहते थे डमरू। आटा देते थे और हमें डमरू मिलता था। हम गांव में रहते थे तो गांव में डमरू बेचने वाली आती थी। ये मिट्टी की एक चक्की लाते थे हम लोग। मिट्टी के बर्तन होते थे, मिट्टी की बनी हुई चीज़ें थी, हाथ से बनी हुई चीज़ें थी। वो खिलौने कहाँ गए? वो खिलौने बनाने वाले कहाँ गए? मुझे कई बार सोचती हूँ कि वो खिलौने वाले जो हमारे बचपन में खिलौने मिलते थे वो अब क्यों नहीं दिखते बाजार में? तो वो खिलौने वाले बेरोजगार हो गए। उनके खिलौने बाजार में प्रतियोगिता नहीं कर पाए क्योंकि वो टूट जाते थे। मिट्टी के हैं, थोड़ी देर खेलेंगे तो टूट जाएंगे। अब जो मेटल के खिलौने आ रहे हैं, प्लास्टिक के खिलौने आ रहे हैं, वो काफ़ी लंबा समय तक चल जाते हैं। तो इसीलिए वो खिलौने और सस्ते हैं, और वो खिलौने इसीलिए प्रचलन से पुराने खिलौने बाहर हो गए। तो यानी बेरोजगारी बढ़ी। कुटीर उद्योग जो भारत में बहुत ज़्यादा थे, हाथ से हम कागज़ के लिफाफे देखते थे, बनते थे। कागज़ के लिफाफे, अखबार से लिफाफे लोग बनाते थे। प्लास्टिक के लिफाफे जैसे ही आए, कागज़ के लिफाफे प्रचलन से ही बाहर हो गए, है ना। बहुत अब धीरे धीरे सरकार ने बैन किया है तो धीरे धीरे वो वापस आने लगे हैं। जूट का झोला लेके या थैला लेके, कपड़े का थैला लेके हम लोग बाजार जाते थे, अपना माल ले, वस्तुएं लेके आते थे। और अब हम लोगों को भी आदत हो गई थी कि धीरे धीरे प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ करने की। अब धीरे धीरे हम भी कोशिश करते हैं कि हम थैला लेके जाएं, है ना। तो जो वैश्वीकरण है उससे कुटीर उद्योग समाप्त हो गए, उससे छोटे उत्पादक नष्ट हो गए। नष्ट का मतलब बेरोजगार, उनको बहुत हानि हुई। जो भी चीज के उत्पादक प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए विदेशी वस्तुओं का, वो तो बेरोजगार हो गए ना। पुश कितने सालों से उनका वो काम था, उनके दादा लोग भी वही काम करते थे, वो भी वही करते थे, बच्चे लोग भी वही काम करते थे, और वो काम हमेशा के लिए खत्म हो गया। ऐसे बहुत सारे उत्पादक थे। आप बुजुर्गों से बात करेंगे, वो आपको डिटेल में भी इस बारे में बताएंगे। ये वैश्वीकरण की हानि भी थी कि हम जो टेक्नोलॉजी हमारे पास अच्छी नहीं थी, किसी भी चीज़ की नहीं थी, तो हमारे लिए वहाँ पर हम खड़े नहीं रह पाए, हमारा उसमें हानि हुई, उसमें बेरोजगारी भी बढ़ी। ठीक है, क्लियर। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसी के साथ